हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो क्लास। इससे पहले जो आपको इस चैप्टर का वीडियो सेंड किया गया था वो क्लियर नहीं था, इसलिए आज रिवाइज वीडियो मैं आपको सेंड कर रही हूँ। टुडे वी विल स्टार्ट द मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 6। We will start the responsible of inheritance character two molecules DNA and RNA. DNA, it is a genetic material is most of organism. RNA genetic material is same virus mostly function as a messenger carrying genetic information. जो डीएनए हेलिक्स होता है वो एक तरह का आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये बॉडी में कंप्लीट मतलब हमें पेरेंट के थ्रू कंसीव होता है और ज़्यादातर डीएनए हमारे फादर से मैच करते हैं, ठीक है। और डीएनए के अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट डीएनए अलग होता है, ठीक है, कॉपीराइट डीएनए अलग होता है, तो बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल वाले डीएनए अलग होते हैं। आरएनए जो मॉलिक्यूल्स है, आरएनए मॉलिक्यूल्स एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कोडॉन, कैप्सिड या फिर मैसेंजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो 5 जनरेशन से पास आउट होने हैं, वो सभी क्वालिटीज़ को आरएनए क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है न्यू जनरेशन में। और आरएनए ही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी मैसेंजर हैं या फिर प्रोटीन के सिंथेसिस में। क्लियर हो रहा है? तो इनहेरिटेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्पॉन्सिबल है, जो मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो होते हैं डीएनए एंड आरएनए। द डीएनए के बारे में अगर जाने तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए को डीऑक्सी का बोलने का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, O2 होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपका O2 होता है, O2 के बजाय सिंगल O इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब एक ऑक्सीजन इसमें कम होता है, जिसकी वजह से इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। लेंथ ऑफ अ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो डीएनए के लेंथ होते हैं वो जनरली डिपेंड करते हैं न्यूक्लियोटाइड के नंबर्स पे। न्यूक्लियोटाइड इट मीन्स द जो कंप्लीट फॉर्म में इसमें जो नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं, ये जो बेस पेयर हैं, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में 20 बेस पेयर होते हैं, तो बेस पेयर क्या होता है, टोटली डबल होता है उसके, ठीक है। तो आपका जो न्यूक्लियोटाइड है उसके नंबर पर डिपेंड करेगा कि डीएनए का जो लेंथ है वो कितना है, ठीक है। प्रेजेंट इन इट्स एग्जांपल बैक्टीरियोफेज है ना, लैम्डा प्लस 174 इज इक्वल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। सेकेंड, बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज इक्वल 48,502 बेस पेयर। बेस पेयर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स आपको कम दिखाई दे रहा है। सेम वही चीज़ है, अगर बैक्टीरियोफेज में न्यूक्लियोटाइड देखें तो उस न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड कर रहा है ये डीएनए का लेंथ। और बेस पेयर अगर देखें तो बेस पेयर ज़्यादा है, 48,000 है बेस पेयर। एशेरिया कुलाई में भी अगर देखें तो 4.6 10⁻⁶ बेस पेयर होते हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट में अगर ह्यूमन डीएनए में देखें तो 3.3 × 10⁸ बेस पेयर हमको दिखाई देता है। सबसे पहले कॉर्नबर्ग नाम के जो साइंटिस्ट थे, है ना, फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया था, डीएनए को सिंथेसाइज किया था। बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था डीएनए को, सिंथेसिस कर उन्होंने कम्प्लीटली तो बताया था कि किस तरीके से इनमें फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सेकेंड, ये जो कॉर्नबर्ग वॉज फर्स्ट टू सिंथेसाइज डीएनए इन विट्रो इन द 1957 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसको देखते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपका नाइट्रोजिनस बेस और पेंटो सुगर और फास्फेट ग्रुप, ठीक है। नाइट्रोजिनस बेस जो आपका एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये होते हैं, ठीक है। पेंटो सुगर जो आपका शुगर है। सेकेंड, फास्फेट ग्रुप, ठीक है। ये तीनों के जो कॉम्बिनेशन है, तीनों जब ऐड होते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्म करते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड है क्या? नाइट्रोजिनस बेस जो न्यूक्लियोटाइड में सीक्वेंस होता है वो नाइट्रोजिनस बेस का होता है। नाइट्रोजिनस इज डिवाइडेड बाय 2 कैटेगरीज, प्यूरिन एंड पिरामिडेंस। प्यूरिन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड the 2 subcategories, adenine A representative of A, guanine representative of G, pyridines, cytosine representative of C, uracil U, and the thymine it is representative of T. Thymine also called the 5-methyl uracil,
ओके। तो जितने भी आपके नाइट्रोजिनस बेस है, ये अगर कंप्लीट फॉर्म में किसी एक कैप्सिड पे है, एक कैप्सिड पे हम बोल सकते हैं, एक कैप्सिड पे ये दोनों के दोनों अरेंजमेंट में है, तो अरेंजमेंट में हम उसे कहते हैं आपका न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर हो रहा है? तो अगर देखें न्यूक्लियोटाइड्स अगर जेनेटिक मटेरियल में किस सीक्वेंस पे हैं, तो अगर डीएनए मॉलिक्यूल्स देखें जेनेटिक का, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स शो द 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, एंड द आरएनए रिप्रेजेंटेड एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ओके, दैट इज द आरएनए। ये सीक्वेंस आपको आरएनए में दिखाई देगा, ये सीक्वेंस आपको डीएनए में दिखाई देगा। नाइट्रोजिनस बेस इनटू मतलब हम बोल सकते हैं कि एडिशन, अगर नाइट्रोजिनस बेस ऐड कर दें पेंटोस शुगर से, तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बनता है ना। न्यूक्लियोसाइड एक छोटे से स्ट्रेंथ बनता है, और ये दोनों के जो कॉम्बिनेशन है उसमें वर्क करता है नाइट्रो, ठीक है, एन नाइट्रोजिनस ग्लाइकोसाइडिक लिंक। ठीक है, ये जो लिंकेज होता है ये नाइट्रोजिनस ग्लाइकोसाइडिक होता है, मतलब नाइट्रोजन बॉन्ड पे ही ये बनता है। तो नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा हमारा क्या बनता है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हमारे जेनेटिक मटेरियल फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। अगला पॉइंट जो है फॉस्फेट ग्रुप, अगर 5 डैश, व्हाट इज़ द 5 डैश, मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर में, एक बार और फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, आपके बुक में है, ठीक है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको देखो शुगर कनेक्ट है। शुगर में आपको मालूम है कि कार्बन के नंबर्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो दैट इज़, ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो हम बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन 6 है, ठीक है। C6H12O6 या फिर 612H22O11, ये आपके जो होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज के फॉर्मूला है। तो जो ये शुगर है, शुगर फास्फेट, शुगर से कनेक्ट है फास्फेट, ठीक है। तो ये जो शुगर है ये एक नाइट्रोजिनस बेस से जुड़ा हुआ है, ये देखो ये एडेनिन से जुड़ा हुआ है। एडेनिन से जो जुड़ा है वहाँ से हम अगर काउंटिंग करते हैं, ठीक है, तो हमको एक पेयर मिलता है, मतलब हम यहाँ से अगर काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो जनरली अगर यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं तो ये आपको मिल जाएगा, ये वाला जो फॉस्फोरस है ये 3 डैश पे, देखो 1 2 3, ये 3 डैश पे, ठीक है। अगर ये वाला जो हम लोग पेयर देख रहे हैं तो ये आपको 5 डैश पे दिख रहा है। वैसे ये वाले शुगर पे अगर हम लोग देखें तो ये जो कनेक्ट है 1 2, आपका यहाँ पे जो कनेक्ट है हाइड्रोसिल, तो हमको हाइड्रोसिल जहाँ से कनेक्ट है वहाँ से एक बार हमको काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3, ये 3 बेस पेयर पे है, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं 3 डैश, मतलब फॉस्फोरस 3 डैश पे है। यहाँ पे जो एंडिंग हो रही है ये 5 डैश की है, तो हमको यहाँ पे कनेक्ट करना है, देखना यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट आप जो करोगे, ये जो आपका बेस पेयर है इस पे जो आप काउंट कर रहे हो, तो ये जो 5 कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फोरस है तो 5 डैश, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ फॉस्फोरस है तो 3 डैश। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इधर से अगर हम देखें तो ये वाले जो शुगर, इधर के शुगर जो होते हैं उससे फास्फेट जो जुड़ा होता है 5 डैश पे होता है, इधर वाले 3 डैश पे। जस्ट अगर नीचे जाते हैं तो ये 3 डैश पे आ जाता है, ये 5 डैश पे, क्योंकि जब हम लोग स्पैरिकल, इस तरीके का स्पैरिकल हम बनाते हैं, यहाँ पे 3 डैश और यहाँ पे 5 डैश, आपको ऑटोमेटिकली कार्बन ये 3 डैश बताता है कि आपका जो फॉस्फोरस है वो शुगर के कौन से कार्बन पे जुड़ा है, मतलब तीसरे नंबर के कार्बन से अटैच है, और 5 डैश बताता है कि वो 5 नंबर के कार्बन पे अटैच है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये है कि अगर फास्फेट ग्रुप जो है वो 5, अगर फास्फेट ग्रुप आपका 5 डैश हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा हुआ है, 5 डैश हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोसाइड, ओके। तो अगर इससे जुड़ा हुआ है तो ये दोनों के जो कनेक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं फास्फोएस्टर लिंकेज। क्या कहेंगे? फास्फोएस्टर लिंकेज। एंड देन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, जब फास्फेट ग्रुप 5 न्यूक्लियोसाइड्स मतलब 5 डैश पे 5 नंबर के कार्बन के हाइड्रोक्सिल से कनेक्ट है तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करता है। न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3 डैश एंड 5 डैश फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू द फॉर्म ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड्स।
तो ये बोल रहा है कि जो 3' और 5' है वो दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, फास्फेट का जो कनेक्शन है, देखो शुगर के तीसरे नंबर के कार्बन और पाँचवें नंबर के कार्बन में जो फास्फेट जुड़ा हुआ है वो डाई एस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ होता है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन RNA every nucleotide reduce has an additional OH group present at one position in the ribose। क्लियर हो रहा है। तो जो RNA है वो न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या करते हैं, हर एक जगह OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच करते हैं। तो वो जो पोजीशन होता है वो राइबोस का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्ट्रक्चर में आपको बता रही हूँ, जैसे ये शुगर है, यहाँ फास्फेट जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोक्सिल, तो ये वाला जो पार्ट है वो राइबोस हो गया, ठीक है। अगर OH जुड़ा है तो वो राइबोस, अगर इसमें देखो OH नहीं जुड़ा है तो वो क्या है, राइबोस नहीं है, वो DNA है। और OH जुड़ा है तो वो RNA है। बहुत इम्पॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसको ध्यान में रखना। अगर शुगर से आपका फास्फेट जुड़ा है और साथ ही साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका अटैच है, दैट इज कॉल्ड द RNA मॉलिक्यूल्स। एंड शुगर से आपका फॉस्फोरस कनेक्ट है और हाइड्रोक्सिल नहीं कनेक्ट है, तो हम कहते हैं उसे DNA स्ट्रेंथ या हेलिक्स। क्लियर हुआ यहाँ पे, यही पॉइंट आपको कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखना है, DNA एज एन एसिडिक सब्सटेंस present in nucleus was first identified by the Friedrich Minister in the 1869। 1869 में फ्रेंड्रिच ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था कि DNA में कितने टाइप्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। क्लियर हो रहा है, उन्होंने उसे नाम दिया न्यूक्लिन। जेम्स वॉटसन एंड द फ्रैंसिस क्रिक proposed double helix model for structure of DNA। सबसे पहले जेम्स वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स DNA प्रपोज किया था, इस मॉडल को दिया था, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो हम जानते हैं। इससे पहले एक और रूल था, चारगफ रूल जो है उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने भी मॉडल दिया DNA मॉडल, लेकिन DNA मॉडल इनका रॉन्ग हुआ था। इनको भी जान लेते हैं। चारगफ रूल, अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल, द फॉर्मुलेटेड इम्पॉर्टेंट जनरलाइजेशंस अबाउट द DNA स्ट्रक्चर। उन्होंने ये बताया था कि जो DNA स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है नाइट्रोजनस बेस पे। सेकेंड उन्होंने फर्स्ट पॉइंट दिया, प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स आर ऑलवेज इक्वल अमाउंट इन प्रेजेंट DNA। तो जैसे एडेनिन, ग्वानिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन, ये इक्वल अमाउंट में रहेंगे किसी भी एक पेयर पे, ठीक है, DNA का जो आपका एक सीक्वेंस होता है उस पे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, इस पॉइंट को। ये रहा आपका DNA का ये एक पेयर, ठीक है। इसमें जो बेस है वो बेस पूरे सीक्वेंस में कॉमन इक्वल नंबर पे प्रेजेंट रहेंगे, यही चीज़ आपको कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट ऑफ द एडेनिन इन इक्वल टू द थायमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द साइटोसिन। सेम वही चीज़ है, जितने अमाउंट में एडेनिन है उतने अमाउंट में आपका थायमिन भी होगा, उतने अमाउंट में आपका ग्वानिन भी होगा, और सेम अमाउंट ऑफ द रिप्रेजेंटेड साइटोसिन। द बेस रेशियो एडेनिन एंड थायमिन कांस्टेंट फॉर अ स्पेसिफिक बट वेरी फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर। ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये रेशियो होता है एडेनिन एंड थायमिन का, ये जो कांस्टेंट होते हैं स्पीसीज में, मतलब कॉमन स्पीसीज में ये कॉमन होंगे, मतलब इनके जो नंबर्स हैं वो सेम होंगे, लेकिन अदर स्पीसीज में ये डिफरेंट रिप्रेजेंट करेंगे। इफ़ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम DNA एक्ट एज द टेम्पलेट फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, the two double strand DNA produced would be identical to their present। तो ये क्या होता है, ये जो टेम्पलेट होता है इनका जो सिंथेसिस होता है और न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो DNA है, जो ओल्ड DNA है, वो टेम्पलेट फॉर्म करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, न्यू स्ट्रैंड फॉर्म करेंगे, एंड टू डबल स्ट्रैंड के DNA फॉर्म करेंगे, और फिर ये एक तरह का आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, ये एक तरह से पेरेंट्स के आइडेंटिकल को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया।
तो इसके बाद हम देखते हैं वॉटसन एंड क्रिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे डीएनए हेलिक्स को लेके, वो क्या थे नेक्स्ट वीडियो में।